वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। घर हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर एंड यूज़र के लिए मीन्स रहने के लिए। तो दोनों ही चीज़ों में आपको इन पॉइंटों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि घर किस लोकेशंस पर लें, बिल्डर कैसा लें, पेमेंट प्लान कौन-सा लें, अपार्ट फ्रॉम दैट कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उन मेन चीज़ों के बारे में जो घर खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी होती हैं चीज़ें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप करके, क्योंकि इसमें मेन चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको किन-किन पॉइंटों पर ध्यान रखना है। एंड यूज़र मीन्स रहने के लिए अगर आप ले रहे हैं तो किन-किन चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्डर का, बिल्डर की फंडिंग आपको देखनी चाहिए, बिल्डर का ऊपर कुछ ड्यूज़ तो नहीं है। तो उसी चीज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे बिल्डर्स के बारे में, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए मेरा चैनल। तो पहली चीज़ तो हो गई बिल्डर, बिल्डर का बैकग्राउंड, उसके ऊपर फंडिंग या ड्यूज़ या उसके ऊपर लायबिलिटीज़, सारी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एंड यूज़र के पर्पज़ से हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हो। सेकंड चीज़ आ जाती है कि लोकेशंस कैसी है, कि कनेक्टिविटी आस-पास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मार्केट, आईटी एरिया, ये सारी चीज़ें आ जाती है लोकेशन का पार्ट, जिसको आपको मेनली ध्यान रखना होता है। थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि आपको कि पेमेंट प्लान क्या मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको पेमेंट प्लान कौन-सा मिलता है। एंड यूज़र में तो नॉर्मल सीएलपी प्लान मिल जाते हैं, क्योंकि उनको तो एंड यूज़र के हिसाब से लेना होता है कि भी प्रॉपर्टी लेनी है, रहना है, देन मूव ऑन। बट इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में आपको क्या होता है, मल्टीपल आप प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स पे उसको आपको सेल करना होता है, तो उसमें पेमेंट प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नियर बाय ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और आईटी पार्क होता है तो उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप इन केस नहीं रहते हैं वहाँ पे, रेंट आउट करना है, तो वो जल्दी से चीज़ें आपको रेंट आउट मिल जाती है। और किसी भी प्रॉपर्टी का अगर आपको 3% के आसपास अगर रेंट मिल रहा है एनुअली, तो भी उसको एक पॉजिटिव माना जाता है। कि अगर एग्जांपल ले लीजिए, आपकी 1 सीआर की प्रॉपर्टी, अगर उसका मंथली रेंट आपको 30,000 पर मंथ या उससे अधिक आ रहा है, देन इट्स पॉजिटिव, मीन्स आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है। अगर वो कहीं न कहीं आता है 1.5 टू 2%, तो थोड़ा-सा लो कैटेगरीज़ में आता है। तो रेंट पर्पज़ से भी आपको देखना होता है उस सेक्टर में कि एरिया में आपका रेंट क्या चल रहा है या आने वाले समय में क्या रेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया जैसे कि उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं, तो री इन्वेस्टमेंट में ऑलमोस्ट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ही देखनी चाहिए, क्योंकि उसके धीरे-धीरे रेट बढ़ते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मान लीजिए कि आप कोई महँगा प्रोजेक्ट, महँगा इन द सेंस कि जो लग्ज़री प्रोजेक्ट आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं, तो उसको सेल करने में एट द टाइम ऑफ पोजीशन या नज़दीक पोजीशन से पहले थोड़ा-सा टफ़ हो जाता है। मैं उसका रीज़न बताऊँगा आपको इस वीडियो में कि क्यों हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो होते हैं बिल्डर्स, नॉर्मल इन द सेंस कि जो एक मीडियम कैटेगरी की जो फैमिलीज़ होती हैं, वो तबका ज़्यादा है, और उसी चीज़ में आपको बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि उसमें आपके पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा आ जाते हैं, बायर्स ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लग्ज़री प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम पे तो आपको वो थोड़ा-सा सही रेट मिल जाता है, बट एट द टाइम ऑफ़ पोजीशन उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो एक लग्ज़री प्रोजेक्ट में काउंट होती है। और आपने अगर अक्सर देखा होगा, जो लग्ज़री प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें रीसेल काउंट बहुत कम होता है। वो क्यों होता है, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो वो लग्ज़री का जो रेट होता है, उसका जो एक्चुअल बायर होता है, वो उस ज़ोन में आता ही नहीं कि उसको सर्च करना पड़े किसी चीज़ को, क्योंकि सर्च करेगा तभी वो रीसेल तक पहुँच पाएगा, अदरवाइज़ वो डायरेक्ट बिल्डर तक ही पहुँचता है। तो ये एक मेन फैक्टर है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बहुत अच्छे या लग्ज़री प्रोजेक्ट में, तो वो रीसेल करना थोड़ा-सा कहीं न कहीं टफ़ हो जाता है। तो ये पॉइंट एक ध्यान रखना होता है। अगर आप वही चीज़ लेते हैं, एक मीडियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट उठा लो कोई भी, जैसे कि आपने देखा होगा कि एटीएस का, एल्डिको का और एस का, ये प्रोजेक्ट ईज़िली आपके रीसेल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर आप वही चीज़ गोदरेज ले लीजिए, प्रेस्टीज ले लीजिए, शाहपुर चिपलुंजी ले लीजिए, और उसमें आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो एंड यूज़र होता है, वो उसको चीज़ें जो अवेलेबिलिटीज़ होती है, वो डायरेक्ट बिल्डर के पास से जाके ही उसको
पता चलती हैं, क्योंकि आप ये लगा लीजिए कि वो उनको या तो ऑप्शंस नहीं पता होता या फिर उनको सर्च करने को कोई डिटेल्स रीसेल के ऑप्शंस के बारे में उन्हें नहीं बताता या नहीं पता चलता। वो डायरेक्ट बिल्डर के पास जाके अवेलेबिलिटी के हिसाब से उसे फाइनल कर दें। तो ये चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई कि किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और साथ ही एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर आप सेक्टर 150 नोएडा में कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या आपकी कोई क्वेरीज़ है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट बता देता हूँ। जो बिल्डर के एक्चुअल डिस्काउंट्स होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो बिल्डर ने रेट बोल दिए वही आपको मिल जाएँगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जाके बिल्डर के पास जाके ले लेते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है, बट ऐज़ पर द एक्चुअल कि मार्केट का क्या रेट चल रहा है, वो उन्हें नहीं पता होता, जिसके कारण बाद में उन्हें फ़ील भी होता है। कई लोगों ने मेरे को मैसेज करके बोला भी है कि सर अब बुक करवा चुके हैं। मैंने कहा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अधिक से अधिक आप चीज़ें को जानिए, किसी से भी लीजिए, बट उसमें आपको लेना है मीडिएटर के थ्रू। उससे बेनिफिट हो जाता है आपको कई लैक्स का। तो इसी तरीके की वीडियो लेने के लिए, जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।